हेलो एवरीवन। तो आज हम फिर से वापस आ गए हैं डे 1 के सेशन 3 फिज़िक्स की क्लास 12 के चैप्टर 1 इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड्स के साथ। तो इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड्स जो हमारा चैप्टर है क्लास 12 का पहला चैप्टर है। तो इसे अगर हम रिलेट करेंगे तो ये बेसिक्स मैच किससे करते हैं, इसके लिए हमें कौन से चैप्टर्स की पहले प्रायर नॉलेज इम्पॉर्टेंट है। वो है वेक्टर्स जो हम बेसिक मैथ्स में पढ़ते हैं, और साथ में ग्रेविटेशन अगर आपको ना भी आता हो तो चल जाएगा, लेकिन वेक्टर्स मस्ट है। ग्रेविटेशन हम इसलिए पढ़ते हैं बिकॉज जो ग्रेविटेशन चैप्टर है उसके बहुत सारे कंसेप्ट्स इस चैप्टर के साथ इलेक्ट्रिक चार्जेस और फील्ड्स के साथ मैच करते हैं। मतलब अगर ग्रेविटेशन पढ़ा है तो इजी हो जाएगा, और अगर आपने ये चैप्टर पढ़ लिया तो आपको ग्रेविटेशन पढ़ना इजी हो जाएगा। दोनों किसी भी तरीके से आप कर सकते हो, लेकिन वेक्टर्स आना आपको मस्ट है। बेसिक वेक्टर एडिशन आनी चाहिए, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन आनी चाहिए, डॉट प्रोडक्ट आना चाहिए, क्रॉस प्रोडक्ट आना चाहिए, ठीक है। स्केलर और वेक्टर सम आना चाहिए वेक्टर्स का, वो सारी चीज़ें आपको आनी चाहिए, ठीक है। अब हम चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। हमारे चैप्टर का नाम क्या है, देखो, इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड्स। इलेक्ट्रिक चार्ज क्या होता है, जैसे हमने फिज़िक्स केमिस्ट्री में भी और बायो में भी पहले चैप्टर के नेम को एक्सप्लेन किया है, उसे हमने बेसिकली तोड़ा है अलग अलग पार्ट्स में और समझने की कोशिश की है कि हम चैप्टर में पढ़ेंगे क्या। तो इसमें भी हम सेम चीज़ करेंगे। तो देखो, हमारा चैप्टर है इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड्स का। तो इसमें हमने पढ़ना क्या है, अब देखो, सबसे पहला टॉपिक इसमें क्या आ रहा है, इलेक्ट्रिक चार्जेस। तो इलेक्ट्रिक चार्जेस के बारे में पढ़ेंगे हम। इलेक्ट्रिक चार्जेस क्या होते हैं, इलेक्ट्रिक चार्जेस। इलेक्ट्रिक चार्ज है, चार्ज क्या होता है, सबसे पहली बात, चार्ज जब हम प्रोटॉन्स या इलेक्ट्रॉन्स को गेन या लूज़ करेंगे तो चार्ज फॉर्म होगा। जैसे कोई बॉडी है हमारे पास, मान लो इसमें 2 प्रोटॉन्स हैं और 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं। नेगेटिव मीन्स इलेक्ट्रॉन्स और पॉजिटिव मीन्स प्रोटॉन्स। अगर हम उसमें से एक प्रोटॉन को बाहर निकाल लें तो क्या बच जाएगा, 1 प्रोटॉन 2 इलेक्ट्रॉन्स। तो इस पे चार्ज आ जाएगा, क्या आएगा चार्ज, कौन सा चार्ज आएगा इस पे चार्ज आ जाएगा नेगेटिव। 2 इलेक्ट्रॉन है, ज़्यादा हैं, 1 प्रोटॉन है, 1 और 1 तो कट कर जाएंगे, एक यहाँ पर क्या बच जाएगा, नेगेटिव चार्ज। तो -1 चार्ज आ जाएगा यहाँ पर, ठीक है। यहाँ पर क्या था, दोनों एक दूसरे को कैंसिल आउट कर रहे थे, तो यहाँ पर था 0 चार्ज। अब इसी का एक और केस लेते हैं हम। उसी सेम बॉडी में हमने अब क्या किया, +3 ले लिया और -2 ले लिया। अब क्या होगा हमारे पास, पॉजिटिव चार्ज, क्योंकि अब 3 क्या है, ज़्यादा हो गया है, पॉजिटिव चार्ज, प्रोटॉन्स ज़्यादा हो गए हैं इलेक्ट्रॉन से। 2 और 2 कैंसिल आउट हो जाएगा और एक बचेगा, वो कौन सा है, प्रोटॉन। तो उसे हम लिखेंगे +1 चार्ज। लेकिन इसे हम कभी भी प्रोटॉन्स के बेसिस पर नहीं करते कैलकुलेट। जो मैंने आपको पढ़ाया वो हमारी कैलकुलेशन के लिए बिल्कुल ठीक है, लेकिन अगर हम किसी भी बॉडी के बारे में बात करें तो उसमें प्रोटॉन्स को ना तो हम ऐड कर सकते हैं, जो प्रोटॉन्स हैं हम उन्हें P पॉजिटिव से रिप्रेजेंट करते हैं, इस तरीके से स्मॉल p, और प्लस इलेक्ट्रॉन्स को हम E नेगेटिव से और न्यूट्रॉन को इस तरीक़ा से, ठीक है। तो ये तो आपको पता था। अब मैं क्या बता रही हूँ आपको,
जो हमने अभी आपको शो किया कि +2 और -2 चार्ज है हमारे पास, 2 प्रोटॉन्स और 2 इलेक्ट्रॉन्स, 0 चार्ज हो गया नेट। और अगर मैंने प्रोटॉन्स को एक को बाहर निकाल दिया तो नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, एक प्रोटॉन एक्स्ट्रा ले आई तो क्या हो जाएगा, पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। लेकिन इसमें एक सबसे बड़ी मिस्टेक है कि जब भी हम रियल लाइफ में किसी बॉडी की बात करते हैं तो उसमें से जो प्रोटॉन है वो कभी बाहर ही नहीं जा सकता, हमेशा इलेक्ट्रॉन ही या तो बाहर से अंदर आएगा या फिर अंदर से बाहर जाएगा। प्रोटॉन के आने और जाने पर चार्ज डिपेंड करता है, ये नहीं है कि अगर प्रोटॉन एक्स्ट्रा ले आओगे तो चार्ज ही नहीं इंक्रीज़ होगा, पॉजिटिव चार्ज, और अगर आप प्रोटॉन को बाहर निकाल दोगे तो चार्ज डिक्रीज़ भी नहीं होगा, नेगेटिव चार्ज भी नहीं आएगा नेगेटिव चार्ज। ठीक है, कई बार हमें लगता है कि प्रोटॉन चाहे डाल दो चाहे ना डालो फ़र्क ही नहीं पड़ेगा, फ़र्क तो पड़ेगा। लेकिन जो रियल लाइफ है उसमें हमारा एटम कैसा होता है, पॉजिटिव चार्ज न्यूक्लियस में कॉन्सेंट्रेटेड होता है, इस पॉइंट पर सारा कॉन्सेंट्रेटेड होता है पॉजिटिव चार्ज, और साथ में न्यूट्रॉन्स पर कोई चार्ज ही नहीं, तो यहाँ पर हम सिर्फ पॉजिटिव चार्ज ले रहे होते हैं। ठीक है, यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज प्रेजेंट होता है, कहाँ पर, न्यूक्लियस में। और जो हमारे पास यहाँ पर ऑर्बिट्स होते हैं एटम्स में, वहाँ पर क्या प्रेजेंट होता है, इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं। वो हर एक एटम पर डिपेंड करते हैं भी उसमें कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं और कितने प्रोटॉन्स हैं। यहाँ तक आपको क्लियर होगी बात। अब देखो कि हम रिमूव नहीं कर सकते हैं प्रोटॉन्स को, सिर्फ इलेक्ट्रॉन्स को हम बाहर निकाल सकते हैं। इस इलेक्ट्रॉन को बाहर निकाल सकते हैं, इसको बाहर निकाल सकते हैं, इसको बाहर निकाल सकते हैं। लेकिन जो ये हमारे पास प्रोटॉन है यहाँ पर, उसे हम बाहर नहीं निकाल सकते, प्रोटॉन को बाहर नहीं निकाल सकते। तो चार्ज प्रोड्यूस होता है प्रोटॉन्स या फिर इलेक्ट्रॉन्स के गेन होने पर या फिर लूज होने पर। ठीक है, दोनों केसेस में क्या होगा, हमारे पास चार्ज प्रोड्यूस होगा, चाहे वो नेगेटिव हो चाहे वो पॉजिटिव हो। हमें बहुत बार बच्चों को लगता है कि प्रोटॉन्स चाहे आ जाएं चाहे चले जाएं, चार्ज पर कोई इफ़ेक्ट नहीं पड़ेगा। इफ़ेक्ट ज़रूर पड़ेगा, लेकिन रियल लाइफ में पॉसिबल ही नहीं है कि हम प्रोटॉन को या तो बाहर निकाल सकें या एटम या ऑब्जेक्ट के अंदर लेकर आ सकें। ठीक है, यहाँ तक आई होप कि आपको क्लियर है। और अब आप सोच रहे होगे कि प्रोटॉन्स को हम रिमूव क्यों नहीं कर सकते, गेन भी नहीं कर सकते और लूज़ भी नहीं कर सकते, सिर्फ इलेक्ट्रॉन्स को क्यों दे सकते हैं और ले सकते हैं। इसके बारे में मैं आपको इसी वीडियो के लास्ट में बताऊंगी। जो हमारा इस वीडियो का आज का लास्ट टॉपिक है वो यही है कि हम चार्जेस में प्रोटॉन्स और इलेक्ट्रॉन्स में क्या डिफरेंस है, कि सिर्फ इलेक्ट्रॉन्स ही चार्ज के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं, प्रोटॉन्स रिस्पॉन्सिबल नहीं होते हैं किसी भी ऑब्जेक्ट पे, किसी भी बॉडी पर चार्ज आने के लिए। इसका रीज़न हम आज की वीडियो के लास्ट में समझेंगे। ठीक है, अब हमारे पास क्या था, इलेक्ट्रिक चार्जेस और फील्ड्स। यहाँ पर क्या है, फील्ड्स। इलेक्ट्रिक चार्जेस के बारे में हमने पढ़ लिया, और फील्ड्स हमारे इसी चैप्टर का सेकंड पार्ट है जिसमें हम इलेक्ट्रिक फील्ड की बात करते हैं। जैसे आपको पता है मैग्नेटिक फील्ड होती है, उसी तरीके से क्या होती है, इलेक्ट्रिक फील्ड होती है। इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, जहाँ पर पूरे एरिया में जहाँ पर हमारे इलेक्ट्रिक चार्जेस की रेंज है, जहाँ पर अट्रैक्शन और रिपल्शन हो सकती है दो बॉडीज़ में, वो सारा एरिया क्या है, फील्ड है, इलेक्ट्रिक फील्ड है। ठीक है, और वो एक क्या होती है, वेक्टर क्वांटिटी होती है। लेकिन चार्ज जो है वो क्या होता है, स्केलर क्वांटिटी। इलेक्ट्रिक चार्ज क्या है, स्केलर। इसे अपनी नोटबुक्स में ज़रूर नोट करना। इलेक्ट्रिक चार्ज स्केलर क्वांटिटी है, लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर क्वांटिटी है। ठीक है, यहाँ तक आपको अब क्लियर होगा चैप्टर का
नाम, उसमें हमने किस किस चीज़ की बातें करनी है, चैप्टर में क्या क्या डिस्कस करना है, आपको वो क्लियर होगा। लेकिन अब इस इलेक्ट्रिक चार्जेस में और फील्ड्स में हमने क्या पढ़ना है, बेसिकली इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का ही एक पार्ट है ये, ठीक है, बिकॉज इलेक्ट्रोडायनेमिक्स भी हो सकता है और इलेक्ट्रोस्टैटिक्स भी हो सकता है। देखो इसे हम हाफ ऑफ कर रहे हैं। अब इलेक्ट्रो का मतलब क्या होगा, इलेक्ट्रिसिटी। इलेक्ट्रिसिटी किससे प्रोड्यूस होती है, चार्जेस से। तो इलेक्ट्रो क्या है, इलेक्ट्रिक चार्जेस। क्या है, इलेक्ट्रिक चार्जेस। इलेक्ट्रो का मतलब क्या है, इलेक्ट्रिक चार्जेस, ठीक है। और इलेक्ट्रोस्टैटिक्स है हमारे टॉपिक का नाम। क्या है, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। अब हम समझते हैं स्टैटिक्स क्या होता है। जैसे हमने मैकेनिक्स में पढ़ा था, मतलब कि क्लास 11th के चैप्टर 1 में हमने पढ़ा था स्टैटिक्स डायनेमिक्स क्या चीज़ें होती हैं। स्टैटिक्स का मतलब होता है स्टेट ऑफ रेस्ट। क्या मतलब होता है, स्टेट ऑफ रेस्ट। इलेक्ट्रो का मतलब इलेक्ट्रिक चार्ज और स्टैटिक्स का मतलब है स्टेट ऑफ रेस्ट। और डायनेमिक्स का क्या मतलब होता है, ये आप मुझे कमेंट्स में बताओगे। डायनेमिक्स, अगर डायनेमिक्स का मतलब पता है तो आपको इलेक्ट्रोडायनेमिक्स का भी मतलब ज़रूर पता चल जाएगा, ठीक है। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स क्या है, इलेक्ट्रो मीन्स चार्ज और स्टैटिक मीन्स रेस्ट। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक हो जाएगा स्टडी ऑफ चार्जेस एट रेस्ट, ठीक है। तो हम इसको इकट्ठा करके लिख लेते हैं यहाँ पर। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, इसका क्या मतलब हो जाएगा, स्टडी ऑफ चार्जेस। इलेक्ट्रोस्टैटिक मीन्स स्टडी ऑफ चार्जेस, इलेक्ट्रिकल चार्जेस एट मोशन एट रेस्ट। बिल्कुल सही, ठीक है। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के बारे में हमने पढ़ लिया। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के बाद हम इलेक्ट्रिक चार्ज की डेफिनेशन अब देख लेते हैं। वैसे तो हमने इलेक्ट्रिक चार्ज को डिस्कस कर लिया, लेकिन इलेक्ट्रिक चार्ज की डेफिनेशन को हम देखते हैं। अब हेडिंग है हमारे पास इलेक्ट्रिक चार्ज। अब इलेक्ट्रिक चार्ज की डेफिनेशन में हम क्या लिखेंगे, डेफिनेशन में हमारे पास आ जाएगा, ये क्या है, एक प्रॉपर्टी है। क्या है, प्रॉपर्टी। ये कब अराइज होती है प्रॉपर्टी, जब हम गेन या फिर लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होता है बॉडी में, या फिर गेन या लॉस ऑफ प्रोटॉन्स होता है बॉडी में। लेकिन प्रोटॉन्स का गेन और लॉस पॉसिबल ही नहीं है, तो हम सिर्फ इलेक्ट्रॉन्स के गेन और लॉस की बात करते हैं। प्रॉपर्टी ऑफ बॉडी, ठीक है, कब अराइज होती है, अराइजेस ड्यू टू गेन और लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। गेन होगा इलेक्ट्रॉन्स का या फिर लॉस होगा, तो हमारे पास ये प्रॉपर्टी ऑब्जेक्ट शो करेगा। जैसे मूवमेंट है, मोशन है, वो भी एक प्रॉपर्टी है बॉडी की। कब होती है, जब उस पर कोई एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई करेंगे तो वो बॉडी क्या है, मूव करेगी। उसका स्टेट ऑफ रेस्ट चेंज होगा, स्टेट ऑफ बॉडी चेंज होगी, उसे हम प्रॉपर्टी कहते हैं बॉडी की। इसी तरह इलेक्ट्रिक चार्ज भी एक प्रॉपर्टी है। अब इस प्रॉपर्टी के, अगर ये प्रॉपर्टी किसी बॉडी पे आ जाए तो उस पर क्या होता है,
अगर ये प्रॉपर्टी किसी बॉडी पर आ जाए तो उसमें क्या होगा, हम देखेंगे कि वो इलेक्ट्रिक फील्ड में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स एक्सपीरियंस करती है। इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स एक्सपीरियंस करेगी, है ना। और ईएम वेव भी बन सकती है वो, ठीक है। इसे हम लिख सकते हैं प्रॉपर्टी ऑफ ऑब्जेक्ट विच अराइजेज ड्यू टू गेन और लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ड्यू टू दिस प्रॉपर्टी द बॉडी which apply or experience electromagnetic force और EM wave। वो बॉडी क्या है, EM वेव की तरह भी वर्क कर सकती है और अपने ऊपर एक्सपीरियंस कर सकती है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, ठीक है। आई होप कि यहाँ तक आपको अब क्लियर होगा। अब हम अगले टॉपिक पर चलते हैं। तो अब हमारे पास, हम एक एग्जाम्पल से समझते हैं चार्ज। जैसे मैंने आपको बताया गेन या लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन की वजह से चार्ज प्रोड्यूस होगा। तो बेसिक क्या है, बेसिक चार्ज, स्मॉलेस्ट चार्ज क्या होगा हमारे पास, चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या होगा, बेसिक और स्मॉलेस्ट चार्ज होगा हमारे पास चार्ज ऑन एन इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉनिक चार्ज हम उसे कह सकते हैं। इसे हम रिप्रेजेंट करते हैं E से, और E की वैल्यू क्या होती है, E इज इक्वल्स टू 1.6 इंटू 10 रेज़ टू द पावर माइनस 90। और चार्ज का यूनिट क्या होता है, ऐसा यूनिट कूलम्ब होता है, जिसे हम C से रिप्रेजेंट करते हैं, कूलम्ब, COULOMB, ठीक है। अब चार्जेस, अगर हम इलेक्ट्रॉन क्या होता है, नेगेटिवली चार्ज, ठीक है। तो यहाँ पर क्या आएगा, एक नेगेटिव साइन भी आएगा, ओके। एक सेकेंड, नेगेटिव साइन आ गया हमारे पास। अब आप सोच रहे होंगे कि अगर किसी बॉडी से हम इलेक्ट्रॉन को या तो रिमूव करेंगे या फिर गेन करेंगे, तो इलेक्ट्रॉन का गेन और लॉस हो रहा है, तो सिर्फ क्या आएगा, नेगेटिव चार्ज ही आ सकता है, ठीक है। लेकिन ये नहीं सही है, बॉडी में पॉजिटिव चार्ज भी आ सकता है और नेगेटिव चार्ज भी आ सकता है। तो यही है हमारी दो टाइप्स ऑफ चार्जेस, क्या है, 2 टाइप्स ऑफ चार्जेस हैं ये। कौन कौन सा चार्ज, पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज, ये क्या है, 2 टाइप्स हैं चार्ज की। अब मैं आपको बताती हूँ कि चार्जिंग कैसे होती है, बॉडी कैसे चार्ज होती है, ठीक है। तो हम एक बेसिक एटम को ड्रॉ करते हैं, जो कि कुछ इस तरीके से होगा। यहाँ पर हमारे पास प्रोटॉन्स होंगे, एक सेकेंड, यहाँ पर हमारे पास है प्रोटॉन्स और इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पर होते हैं बाहर ऑर्बिट्स में, और प्रोटॉन होता है न्यूक्लियस में, ठीक है। ठीक है, तो यहाँ पर हमारे पास एक एटम है जिस पे पॉजिटिव चार्ज मीन्स प्रोटॉन्स की वजह से आता है, वो न्यूक्लियस में प्रेजेंट होता है और न्यूक्लियस में एम्बेडेड होते हैं प्रोटॉन्स, और जो इलेक्ट्रॉन्स है वो ऑर्बिट्स में मूव कर रहे होते हैं, ठीक है। तो जब कोई बॉडी चार्ज होती है तो चार्ज कैसे प्रोड्यूस होता है उस बॉडी में, मान लो अगर यहाँ पर हमारे पास 2 प्रोटॉन्स हैं, 2 प्रोटॉन्स हैं, और यहाँ पर अगर न्यूट्रल बॉडी होगी
तो 2 ही क्या होंगे, इलेक्ट्रॉन्स होंगे हमारे पास। कोई भी एटम होता है वो क्या होता है, बेसिकली नेचुरली न्यूट्रल होता है वो, ठीक है, क्या होता है, न्यूट्रल होता है। तो 2 इलेक्ट्रॉन्स होंगे, 2 प्रोटॉन्स होंगे। प्रोटॉन्स मैंने आपको बताया बाहर नहीं जा सकते, ठीक है, इसे हम बाद में समझेंगे क्यों नहीं बाहर जा सकते। लेकिन अब देखो 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं हमारे पास, तो ये 2 इलेक्ट्रॉन्स क्या होगा, या तो कोई और एटम आ जाएगा और इसे इलेक्ट्रॉन दे देगा, क्योंकि हमने केमिस्ट्री में बेसिकली आपने पढ़ा होगा ऑक्टेट की कंप्लीशन के लिए एटम्स एक दूसरे को इलेक्ट्रॉन्स दे भी देते हैं और इलेक्ट्रॉन्स ले भी लेते हैं। मान लो इसने अपना ऑक्टेट कंप्लीट करना है, इसके पास पहले हम 7 इलेक्ट्रॉन्स मान लेते हैं, फिर 7 प्रोटॉन्स है इसके पास। एक सेकेंड, यहाँ पर क्या है, 7 प्रोटॉन्स है और 7 इलेक्ट्रॉन्स है। इसने ऑक्टेट कंप्लीट करना था तो इसने बाहर से एक एटम से इलेक्ट्रॉन ले लिया। तो अब इस बॉडी पे क्या हो जाएगा, इस एटम के पास 7 प्रोटॉन्स थे और अब क्या हो जाएंगे, 8 इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे, ठीक है, बिकॉज उसने एक बाहर से लिया है। तो अब क्या होगा, बॉडी पे चार्ज प्रोड्यूस होगा, क्या, -8 + 7, बेसिक मैथ्स है जिससे हमारे पास आंसर आ जाएगा -1। तो -1 कूलम का यहाँ पर चार्ज आ जाएगा। ऑब्वियसली ये -1 कूलम नहीं होगा, -1 ई होगा। ई मैं आपको समझाऊंगी। अभी क्या होता है, आप ऐसे लिख लो, इसे कूलम मत लिखो, -1 ई कूलम। कूलम यूनिट है और जो मैग्नीट्यूड है चार्ज का वो क्या है, -1 ई, जिसे आप सीधा लिख सकते हो -e कूलम, ठीक है। इसे मैं क्वांटाइजेशन वाले टॉपिक में समझाऊंगी। अभी इतना आपको आई होप क्लियर हो गया। अगर बाय चांस क्या था बॉडी के पास, यहाँ पर हम लेते हैं, एक सेकेंड, चलो हम दोबारा ड्रॉ कर लेते हैं। क्या है, वो सेम बॉडी ले रहे हैं हम, लेकिन इस टाइम कोई और एटम है और उसमें प्रोटॉन्स कितने हैं, 1 प्रोटॉन नहीं, 9 प्रोटॉन्स हैं हमारे पास और इस बॉडी में 2 ऑर्बिट्स हैं। कितने ऑर्बिट्स हैं, 2 ऑर्बिट्स हैं। अंदर वाली ऑर्बिट में 8 इलेक्ट्रॉन्स हैं और जो बाहर वाली है उसमें 1 इलेक्ट्रॉन है। तो ये न्यूट्रल हो गया या नहीं, पहले तो ये देखो, +9 प्रोटॉन्स की वजह से 9 प्रोटॉन्स थे और माइनस क्या हो गए, 8 इलेक्ट्रॉन्स है तो -8 और 1 इलेक्ट्रॉन और है तो -8 -1, तो ये टोटल क्या हो जाएगा, 0। -9 -8 +9 -8 -1 क्या हो जाएगा, 9 - 9 = 0। ये क्या है, न्यूट्रल है। अब हमने क्या पढ़ा था कि एटम क्या करता है, अपने ऑक्टेट को कंप्लीट करने के लिए या तो इलेक्ट्रॉन दे सकता है या तो इलेक्ट्रॉन ले सकता है। इसके पास क्या था, ज़्यादा इलेक्ट्रॉन थे, तो इसने क्या किया, अपना 1 इलेक्ट्रॉन इस एटम को दे दिया। तो अब इसके पास क्या बच जाएगा, देखो इसके पास सिर्फ इतनी चीज़ बच गई है, वो क्या है, 9 प्रोटॉन्स, क्योंकि प्रोटॉन्स तो हम दे ही नहीं सकते, और 8 इलेक्ट्रॉन्स। तो अब जो हमारे पास स्पीशी बची है उस पर क्या चार्ज आएगा, 9 पॉजिटिव और 8 नेगेटिव। +9 - 8 क्या बन जाएगा, +1 ई कूलम। ई मैं आपको फिर से कह रही हूँ, मैं आपको समझाऊंगी अभी कि ई क्या चीज़ है, ठीक है। तो इसे हम सीधा लिख सकते हैं ई कूलम या +e कूलम, ठीक है। तो इस तरीके से चार्ज होती है बॉडी, कोई भी बॉडी चार्ज कैसे होती है, गेन और लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन।
अगर इलेक्ट्रॉन्स गेन या लॉस हो रहे हैं तो इसका ये बिल्कुल भी मतलब नहीं है कि पॉजिटिव चार्ज नहीं आएगा और सिर्फ नेगेटिव चार्ज आएगा। पॉजिटिव चार्ज भी प्रोड्यूस हो सकता है और नेगेटिव चार्ज भी। हमारे चार्ज के 2 टाइप्स क्या थे? क्या थे? पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज। तो ये गेन और लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन से प्रोड्यूस होते हैं। अगर कोई हाइपोथेटिकल सिचुएशन दे दें आपको जिसमें प्रोटॉन्स और इलेक्ट्रॉन्स दोनों ही गेन या लॉस हो सकते हैं, या ऑपोजिट हो कि प्रोटॉन्स गेन हो सकते हैं और प्रोटॉन्स गेन और लॉस हो सकते हैं, इलेक्ट्रॉन्स एम्बेडेड होंगे और गेन या लॉस नहीं होंगे, तो इसी तरीके से आप उस चीज़ को सॉल्व करोगे। जैसे एक हाइपोथेटिकल सिचुएशन मैं आपको दे देती हूँ। देखो ये हमारे पास है एटम, जिसमें मैं आपको बता नहीं रही हूँ कि कौन सा न्यूक्लियस में पार्ट है, कौन सा ऑर्बिट्स में है, मैं सीधा लिख रही हूँ। और हाइपोथेटिकल सिचुएशन है कि इलेक्ट्रॉन्स ना बाहर जा सकते हैं ना अंदर आ सकते हैं, वो अपनी उसी पोजीशन पर रहेंगे। लेकिन जो प्रोटॉन्स हैं वो बाहर भी जा सकते हैं और अंदर भी आ सकते हैं एटम्स में। मतलब गेन और लॉस किसका होगा? प्रोटॉन्स का गेन और लॉस पॉसिबल है, इलेक्ट्रॉन्स का गेन और लॉस नहीं पॉसिबल है। ठीक है। और यहाँ पर मैं आपको वैल्यूज़ दे रही हूँ कि पहले हमारे पास था फुल्ली न्यूट्रल। क्या था? फुल्ली न्यूट्रल बॉडी थी जिसमें हमारे पास 6 प्रोटॉन्स थे और 6 क्या थे? इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है। और मैंने कहा कि 6 प्रोटॉन्स में से मैंने एक प्रोटॉन गेन किया, तो क्या हो जाएगा? 7 पॉजिटिव चार्ज हो जाएगा। एक प्रोटॉन अंदर आया था और माइनस क्या हो जाएगा? 6। तो क्या आंसर आ जाएगा? +1 ई कूलम चार्ज आ जाएगा हमारे पास। कितना चार्ज आएगा? +1 ई कूलम। और अगर हम इसका ऑपोजिट कर लें कि हम प्रोटॉन को वहाँ से बाहर निकाल रहे हैं, लॉस ऑफ प्रोटॉन हो रहा है, तो क्या होगा? यहाँ में इससे एक कम हो जाएगा, तो क्या होगा? +5 -6। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा? -1 ई कूलम। ठीक है। यहाँ तक आपको क्लियर होगा। अब अगर मैं हाइपोथेटिकल सिचुएशन के हिसाब से ही आपको समझाऊँ तो हमारे पास क्या बनेगी ये चीज़ कि अगर तो प्रोटॉन्स को हम गेन या लॉस कर रहे हैं, ठीक है, प्रोटॉन्स, और यहाँ पर आ गया इलेक्ट्रॉन्स, यहाँ पर आएगा गेन और यहाँ पर आएगा लॉस। अगर हम प्रोटॉन को गेन करेंगे तो क्या होगा? पॉजिटिव चार्ज इंक्रीज़ हो जाएगा। अगर प्रोटॉन को लूज़ करेंगे तो पॉजिटिव चार्ज डिक्रीज़ हो जाएगा और नेगेटिव चार्ज क्या हो जाएगा? इंक्रीज़ हो जाएगा। यहाँ तक आपको समझ आया? ये क्या है? एक हाइपोथेटिकल सिचुएशन है जो रियलिटी में नहीं होती है। लेकिन अगर हम इलेक्ट्रॉन्स में बात करें, अगर हम इलेक्ट्रॉन्स को गेन करेंगे तो नेगेटिव चार्ज इंक्रीज़ होगा, पॉजिटिव चार्ज डिक्रीज़ होगा। एक सेकेंड, नेगेटिव चार्ज क्या है? इंक्रीज़ होगा, पॉजिटिव चार्ज क्या है? डिक्रीज़ होगा। इसके बाद अगर हमारे पास इलेक्ट्रॉन्स को हम लॉस करते हैं तो पॉजिटिव चार्ज इंक्रीज़ हो जाएगा, नेगेटिव चार्ज डिक्रीज़ हो जाएगा। समझ आ गई यहाँ तक बात? ठीक है। तो ये बहुत ही सिंपल था, लेकिन हमें ये चीज़ समझने की ज़रूरत थी बिकॉज ये कॉमनली मिसकंसेप्शन रह जाती है, एक डाउट रह जाता है जिसे हमने क्लियर कर लिया है। ठीक है। तो अब टाइप्स ऑफ चार्जेस को ही आगे कंटिन्यू करते हैं। जो टाइप्स हम पढ़ रहे थे, टाइप्स क्या थी? एक था पॉजिटिव, दूसरा था नेगेटिव। तो इसे आप 2 तरीके से लिख सकते हो, लेकिन उनमें से भी सिर्फ एक ही सही है, दूसरा क्या है? रॉन्ग है। अगर हम पॉजिटिव चार्ज की बात करें तो पॉजिटिव में क्या है? पॉजिटिव चार्ज कब आएगा? देखो,
पॉजिटिव चार्ज यहाँ पर इंक्रीज़ हो रहा है और यहाँ पर इंक्रीज़ हो रहा है। कब इंक्रीज़ हुआ? जब प्रोटॉन्स को गेन किया तब इंक्रीज़ होगा, और इलेक्ट्रॉन्स को लॉस किया। ठीक है, तो हम लिख सकते हैं प्रोटॉन गेन या फिर और इलेक्ट्रॉन लूज, दोनों में से कुछ भी हो सकता है, लेकिन सही कौन सा है ये आप बताओगे मुझे। प्रोटॉन को गेन करना सही है, ठीक है? क्या ये सही है? नहीं, प्रोटॉन को गेन करना सही नहीं है। वो एक हाइपोथेटिकल सिचुएशन की बात की थी हमने। इलेक्ट्रॉन्स को लूज़ करना सही डेफिनेशन है पॉजिटिव चार्ज की। अगर कोई भी पूछे पॉजिटिव चार्ज क्या है, तो चार्ज प्रोड्यूस्ड व्हेन देयर इज डेफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज कॉल्ड पॉजिटिव चार्ज। ठीक है, क्यों? बिकॉज प्रोटॉन्स का गेन और लॉस पॉसिबल नहीं है। ठीक है, यहाँ तक आपको समझ आया कि पॉजिटिव चार्ज कब आएगा? जब क्या है, इलेक्ट्रॉन्स की डेफिशिएंसी होगी। प्रोटॉन्स को हम गेन नहीं कर सकते हैं रियलिटी में। ठीक है, और अगर हम बात करें नेगेटिव चार्ज की, तो वो कब आएगा? या तो हम प्रोटॉन्स को लूज़ करेंगे या फिर इलेक्ट्रॉन्स को गेन करेंगे। इसमें से भी क्या सही होगा? इलेक्ट्रॉन वाला पार्ट सही होगा, क्योंकि प्रोटॉन्स को लूज़ करना पॉसिबल नहीं है, गेन करना भी पॉसिबल नहीं है। तो ये टाइप्स ऑफ चार्जेस की डेफिनेशन हो गई है हमारी, और हाइपोथेटिकल सिचुएशन भी हमने समझ ली है। ठीक है, हाइपोथेटिकल सिचुएशंस हमें समझनी ज़रूरी होती हैं ताकि हम बेसिकली कॉन्सेप्ट को समझ सकें, ना कि सिर्फ जो रियलिटी में हो रहा है उसके फॉर्मूलेस को रट्टा लगाएं। ठीक है, उसके लिए हमें बेसिक कॉन्सेप्ट समझने की ज़रूरत है। हाइपोथेटिकल सिचुएशंस बहुत ही कॉमन हो रही हैं आजकल। इसके बाद हमारे पास आता है यूनिट्स ऑफ चार्ज। चार्ज के यूनिट्स क्या होते हैं ये हम पढ़ेंगे। ठीक है, एक तो होंगे एसआई यूनिट्स। एसआई में कौन कौन सा आएगा? कूलम, बिल्कुल सही। आपको कैसे पता लगा? पता था या मैंने बताया था? ठीक है, सी कूलम से हम रिप्रेजेंट करते हैं, सी से हम रिप्रेजेंट करते हैं कूलम को, जो कि है एसआई यूनिट ऑफ चार्ज। इसके बाद हमारे पास आएगा सीजीएस यूनिट्स। ठीक है, सीजीएस यूनिट्स, सीजीएस यूनिट्स क्या हैं चार्ज के? जिसे हम कह सकते हैं स्टैट कूलम। तीनों सेम है लेकिन अलग अलग नाम है उसके। स्टैट कूलम, जिसे हम स्टैट सी से रिप्रेजेंट करते हैं, फ्रैंकलिन है। ठीक है, और थर्ड क्या है इसमें? थर्ड क्या होगा? स्टैट कूलम, फ्रैंकलिन, ESU, जिसे हम E.S.U से रिप्रेजेंट करते हैं। इसकी फुल फॉर्म क्या होती है? इलेक्ट्रो स्टैटिक यूनिट। ठीक है, यहाँ तक अब आपको बात क्लियर होगी। और CGS जो यूनिट्स हैं ये तीनों एक दूसरे के इक्वल हैं, और ये स्मॉलेस्ट यूनिट्स ऑफ चार्जेस हैं। मतलब 1 स्टैट कूलम SC से स्टैट कूलम से आपको रिप्रेजेंट कर रही हूँ। इसके बाद इक्वल्स टू क्या है? 1 फ्रैंकलिन है, और इक्वल्स टू क्या है? 1 ESU। और ये तीनों किसके इक्वल है? कूलम्स में अगर SI यूनिट में बात करें तो ये इक्वल होंगे 10 रेज़ टू द पावर -9 अपॉन 3 कूलम्स के। ठीक है, 1 ESU किसके इक्वल है? 10 रेज़ टू द पावर -9 इंटू
इंटू नहीं 10⁻⁻⁹ अपॉन 3 कूलम्स के। ठीक है, जैसे आप ऐसे भी लिख सकते हो 1 कूलम इज इक्वल्स टू 3 × 10⁻⁹ ESU। यहाँ तक आपको बात समझ आ गई होगी। अब हम एक और यूनिट की बात करते हैं जो है लार्जेस्ट यूनिट। स्मॉलेस्ट यूनिट क्या था? ESU। लार्जेस्ट यूनिट क्या है? फराडे। ठीक है, 1 फराडे किसके इक्वल होता है? 96500 कूलम्स, 96,500 कूलम्स के इक्वल होता है एक फराडे। ये लार्जेस्ट यूनिट ऑफ चार्ज है। ठीक है, इसके बाद हम डायमेंशंस की बात करते हैं। जो भी आप यूनिट्स एंड डायमेंशंस चैप्टर में पढ़ते हो ना, वो आपने हर चैप्टर में पढ़ना होता है। क्या क्या टॉपिक्स होते हैं जो आप यूनिट्स एंड डायमेंशंस चैप्टर में पढ़ते हो? और आप सबसे पहले यूनिट्स पढ़ोगे, SI भी पढ़ते हैं और CGS भी पढ़ेंगे। इसके बाद हम डायमेंशंस पढ़ेंगे। ये हर एक चैप्टर में पढ़ने होते हैं। कोई भी फिज़िकल क्वांटिटी है, ये 2 चीज़ें आपको बहुत इम्पॉर्टेंट है। और कई बार क्वेश्चंस इतने सिंपली आपको दिए होते हैं कि डायमेंशनली ही इनकरेक्ट होते हैं, तो आप ऑप्शंस को एलिमिनेट कर सकते हो। तो डायमेंशंस आपको पता होनी चाहिए। और थर्ड, जो हम वेक्टर्स में पढ़ते हैं कि कोई भी क्वांटिटी स्केलर है या फिर वेक्टर है। ये 3 पॉइंट्स आपने हर फिज़िकल क्वांटिटी के लिए अप्लाई करने हैं। ये एक फंडा है फिज़िक्स के लिए, हर जगह ये यूज़ होगा कॉन्सेप्ट। यूनिट्स हमने हर बार बात करनी है यूनिट्स की, SI और CGS दोनों की। डायमेंशंस की बात करनी है, स्केलर और वेक्टर। और यूनिट्स में एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ कि आपने साथ में कॉमन यूनिट्स भी पढ़ने हैं। कई बार कॉमन यूनिट्स ना SI होते हैं ना CGS होते हैं, तो कॉमन यूनिट्स को भी आपने साथ ही साथ डिस्कस करना होता है। ठीक है, तो अब हमारे पास आती हैं डायमेंशंस ऑफ चार्ज। डायमेंशंस कौन कौन सी है हमारे पास चार्ज की? सॉरी, मैंने यहाँ पर एक गलत बोल दिया। डायमेंशंस कौन कौन सी हैं नहीं, डायमेंशन क्या है चार्ज की, उसके बारे में अब हमने पढ़ना है कि डायमेंशन क्या है चार्ज की। देखो, फॉर्मूला आपको पता होगा, चार्ज इक्वल्स टू IT। इसमें I क्या होता है? करंट होता है, जिसे हम A से रिप्रेजेंट करते हैं डायमेंशंस में, और टाइम को T। जो नॉर्मली हम करंट का फॉर्मूला पढ़ते हैं Q/T, उसे हमने किस तरीके से लिख लिया? Q इक्वल्स टू IT की फॉर्म में हमने इसे लिख लिया। ठीक है, तो इससे हमारी डायमेंशंस आ गई हैं A1 T1। A मीन्स करंट, T मीन्स टाइम। A1 T1 क्या है? डायमेंशंस हैं इलेक्ट्रिक करंट की। इसके बाद मैंने आपको कहा यूनिट्स पढ़नी होती हैं, डायमेंशंस पढ़नी होती हैं और स्केलर या वेक्टर पढ़ना होता है। तो ये तो आप खुद ही बता सकते हो। अब मैंने बहुत बार बता दिया कि जो चार्ज है वो स्केलर है या वेक्टर है। चार्ज क्या होता है? स्केलर क्वांटिटी। और इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होती है फिर? वेक्टर। बिल्कुल सही जवाब। ठीक है, और स्केलर है तो मतलब इसमें ट्रायंगल लॉ नहीं लगेगा, इसमें क्रॉस प्रोडक्ट डॉट प्रोडक्ट करने की ज़रूरत नहीं है। बिल्कुल सिंपल मैथमेटिक्स यहाँ पर अप्लाई होगी, एडिशन और सब्ट्रैक्शन। ठीक है, यहाँ तक आई होप आपको क्लियर होगा। इसके बाद हम अगली प्रॉपर्टी ऑफ चार्ज पे जाते हैं, जो है रिपल्शन और अट्रैक्शन। क्या है? रिपल्शन और अट्रैक्शन। अब ये तो इतना कॉमन हो चुका है ना, भी हर एक को पता होता है। 4th 5th
कि बच्चे को भी पता होगा। रिपल्शन कब होती है? जब लाइक चार्जेस होते हैं, सेम चार्जेस होते हैं, तब क्या होगी? रिपेल होंगे एक दूसरे से, रिपल्शन होगी। और अट्रैक्शन कब होगी? जब चार्जेस क्या होंगे? अनलाइक होंगे। अनलाइक चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर। ठीक है, तो ये क्या है? अट्रैक्शन और रिपल्शन के बारे में हमने बात की। इसके बाद हमारे पास आता है कि जो चार्ज है वो क्या है? कंजर्व्ड है। चार्जेस 3 सबसे इम्पॉर्टेंट जो प्रॉपर्टीज़ है ना, अगर आपको बोर्ड्स में ही क्वेश्चन आ जाए प्रॉपर्टीज़ ऑफ चार्ज, तो आपने 3 सबसे इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टीज़ लिखनी है। बाकी सारी आप चाहे छोड़ देना अगर 3 मार्क्स का क्वेश्चन है। तो क्या है? क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, इसके बाद सेकंड आएगा हमारे पास एडिटिव नेचर, और थर्ड आएगा हमारे पास क्या? कंजर्वेशन। चार्ज क्या है? हमेशा कंजर्व्ड रहता है। ये 3 प्रॉपर्टीज़ हैं चार्ज की। तो इन 3 प्रॉपर्टीज़ के बारे में अब हमने पढ़ना है। ठीक है, तो चार्ज की पहली प्रॉपर्टी एडिटिव नेचर से अगर हम स्टार्ट करें तो एडिटिव नेचर मैंने आपको पढ़ा दिया कि चार्ज क्या है? एक स्केलर क्वांटिटी है, और अगर वो एक स्केलर क्वांटिटी है तो क्या होगा? चार्ज एडिटिव होगा। बेसिक मैथ्स से, बेसिक नॉर्मल मैथ्स से हमारा चार्ज क्या है? रूल होता है, ना कि वेक्टर। फॉर्म्स ऑफ एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन हम यूज़ नहीं करते हैं। ठीक है, यहाँ तक आई होप आपको क्लियर है। एडिटिव नेचर क्या है? जैसे एग्जांपल दे देती हूँ मैं आपको, वैसे तो आपको क्लियर हो ही गया होगा। देखो एग्जांपल से हम देखें तो अगर हमारे पास यहाँ पर कोई बॉडी है जिस पे +4 कूलम की चार्ज पड़ा है और -2 कूलम का चार्ज पड़ रहा है, जैसे हमने एटम में बात की थी, तो उसी तरीके से -2 + 4 ऐड होके क्या हो जाएगा? +2 कूलम। इसमें अगर हम कुछ और ऐड कर दें, जैसे -5 भी ऐड कर दें, तो तब आंसर हमारा क्या आ जाएगा? -3 कूलम। क्या आएगा? -3 कूलम। तो ये हमारा क्या था? एडिटिव नेचर ऑफ चार्ज। एडिटिव नेचर ये नहीं होता कि सिर्फ ऐड करना है, सब्ट्रैक्ट भी कर सकते हैं, लेकिन बेसिक एडिशन और सब्ट्रैक्शन यूज़ करते हैं जो हम नॉर्मली मैथ्स में यूज़ करते हैं। वेक्टर फॉर्म ऑफ एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन हम नहीं यूज़ करेंगे, उसे हम कहते हैं। ठीक है, और इसके बाद हमारे पास है एडिटिव नेचर के बाद क्या था? कंजर्वेशन ऑफ चार्ज है हमारे पास टॉपिक। कंजर्वेशन ऑफ चार्ज क्या है? टोटल चार्ज ऑन अ बॉडी ऑलवेज रिमेन्स कंजर्व्ड। जैसे ये एक बॉडी है, इस पे मान लो कुछ 3-4 हमने रख दिए, जैसे 2 कूलम है, 2 इलेक्ट्रॉन्स इकट्ठे पड़े हैं, 2 कूलम का चार्ज, फिर -2 कूलम का एक और चार्ज पड़ा है, और एक पॉजिटिव चार्ज पड़ा है +4 कूलम का। तो यहाँ पर पूरा चार्ज क्या आ जाएगा? -2 +4 = 0 कूलम का चार्ज आ जाएगा हमारी इस बॉडी पर। अगर हम देखें कि इन तीनों बॉडीज़ में क्या हो गई? कोलिजन हो गई, और चार्ज क्या है? रीडिस्ट्रीब्यूट हो गया। रीडिस्ट्रीब्यूट होना मतलब हर एक जो 3 यहाँ पर बॉडीज़ थी 1, 2 एंड 3, उन पर डिफरेंट चार्ज आ गया, चार्ज चेंज हो गया बॉडी पर, उसे हम कहेंगे रीडिस्ट्रीब्यूशन।
रीडिस्ट्रीब्यूशन के बाद मान लो यहाँ पर क्या आ गया, -3 आ गया, यहाँ पर +3 आ गया और यहाँ पर 0 आ गया। ठीक है, तो यहाँ पर अब भी क्या होगा, नेट चार्ज -3 + 3 + 0 क्या हो जाएगा, 0 कूलम। तो दोनों पॉइंट्स में क्या है, हमारे पास 0 कूलम का ही चार्ज आया है। चार्ज क्या है, कंजर्व रहा है हमारे पास। नेट चार्ज कंजर्व रहता है, ये बात बिल्कुल नहीं है कि आप कहोगे यहाँ पर तो 4 और 4 8 आया था, यहाँ पर 3 और 3 6 आया है। वो बात नहीं कर रहे हैं हम कि 2 2 4 4 4 8 नहीं है, 3 3 6 नहीं। नेट चार्ज की बात करें, विद साइन की बात करें, साइन के साथ जब हम उसे ऐड करेंगे, यहाँ पर भी 0 आ रहा है, यहाँ पर भी 0 आ रहा है, तो सेम बॉडी है। चार्ज को रीडिस्ट्रीब्यूट किया और चार्ज क्या रह गया, कंजर्व्ड रह गया हमारे पास। ठीक है, और लास्ट है आज का हमारा टॉपिक, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। क्या है क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज? चार्ज हमेशा क्या है, क्वांटाइज्ड रहता है। क्या रहेगा, क्वांटाइज्ड। इसे अब हम पढ़ते हैं, क्वांटाइजेशन। इसे और डीपली हम कल पढ़ेंगे, लेकिन आज मैं आपको बेसिकली इसका मतलब समझा देती हूँ कि क्वांटाइजेशन का मतलब क्या है, क्वांटाइजेशन होती क्या चीज़ है। जैसे अगर हम बात करें, आप किसी शॉप से कोई चीज़ लेने गए, जैसे हम घर की एग्जांपल लेते हैं, जैसे आपने घर पे क्या लिया, एक रोटी ली, एक रोटी आपने मांगी अपनी मम्मी से, उन्होंने दे दिया आपको, ठीक है, रोटी। और अगर आपको भूख और लगी है तो मम्मी आपसे पूछने आएगी एक रोटी और लेनी है या नहीं। आप कहोगे मम्मी हाफ़ रोटी दे दो, पूरी रोटी नहीं लेनी मैंने, इतनी भी भूख नहीं है लेकिन भूख लगी भी है। तो आपको हाफ़ रोटी मिल जाएगी, मम्मी दे देगी। तो यहाँ पर कैसे आ जाएगी, हाफ़ रोटी हमें मिल जाएगी, हाफ़ चपाती आपको मिल जाएगी। तो ये क्या हो जाएगी, टोटली 1.5 हो जाएगी, 1.5। और यहाँ पर एक हाफ़ मम्मी के पास बच जाएगा, चाहे वो खुद खा लेंगी या किसी और को दे देंगी। ठीक है, तो यहाँ पर ये हाफ़ कर सकते हैं हम उस चीज़ को, और क्वांटाइजेशन नहीं पॉसिबल है। ठीक है, लेकिन अगर आप किसी शॉप पे जाओ और वहाँ पे आपने एक पैकेट लिया और खा लिया आपने, चाहे चिप्स थे शायद उसमें, और आपने खा लिया, आपको अभी और भूख लगी है और आप अभी नया पैकेट और पूरा नहीं खा सकते। भूख लगी है लेकिन पूरा नया पैकेट नहीं खा सकते, आप आधा ही खाना चाहते हो। तो आप क्या करोगे, आप आधा पैकेट तो नहीं खरीदोगे, खरीदोगे तो पूरा ही खरीदोगे या फिर बिल्कुल भी नहीं खरीदोगे। ठीक है, मतलब या तो 1 पैकेट तो आपने पक्का ही लिया है, 1 पैकेट तो पक्का है कि आपने लिया है। अब सेकंड पैकेट की बात करते हैं। हाफ़ आपको मिल नहीं सकता यहाँ पे, या तो आप 1 और लोगे या फिर आप कोई भी नहीं लोगे, आप कहोगे चलो छोड़ो मैंने क्या करना लेके। ठीक है, लेकिन शॉपकीपर कभी भी आपको आधा पैकेट नहीं देगा। यही बात होती है क्वांटाइजेशन कि जो चार्ज है वो पैकेट्स में मिलता है, इंटीग्रल मल्टीपल्स में मिलता है, कि अगर एक पैकेट लोगे या फिर 2 लोगे या 3 लोगे, उसी तरीके से वहाँ पर क्या होता है, इंटीग्रल मल्टीपल किसका होता है, बेसिक यूनिट का। यहाँ पर बेसिक यूनिट क्या था, 1 पैकेट, और वहाँ पर हमारे पास बेसिक यूनिट क्या होगा, बेसिक यूनिट होगा ई क्या था मैंने आपको बताया था, जिसके बारे में हम पढ़ेंगे, जो है चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन या फिर प्रोटॉन। डिफरेंस सिर्फ इतना होगा, प्रोटॉन के लिए ई की वैल्यू पॉजिटिव होगी और इलेक्ट्रॉन के लिए नेगेटिव होगी। तो ई बेसिक यूनिट है चार्ज का, जिसे हम ± ई से रिप्रेजेंट करते हैं। क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रॉन के लिए नेगेटिव ई होता है और प्रोटॉन के लिए
पॉजिटिव ई हम यूज़ करते हैं, ठीक है। तो ई क्या है, बेसिक यूनिट ऑफ चार्ज है। यहाँ पर बेसिक यूनिट क्या था, 1 पैकेट था। तो अगर आपने 1 पैकेट लिया तो 1 × 1 क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। 2 पैकेट्स लिए तो 2 × 1 2 आ जाएगा हमारे पास, ठीक है। तो इसी तरीके से हमारे पास ई तो आ गया, लेकिन इंटीग्रल मल्टीपल किसका होना चाहिए, ई का, ठीक है। ई बेसिक यूनिट है। और अगर हमारे पास, अब देखो इलेक्ट्रॉन्स की बात कर लेते हैं। अगर 1 इलेक्ट्रॉन है तो 1 ई चार्ज हो जाएगा नेगेटिव में, और अगर 1 प्रोटॉन है तो 1 ई चार्ज हो जाएगा पॉजिटिव में। अगर इसे हम क्या कर दें, 2 इलेक्ट्रॉन्स कर दें तो यहाँ पर -2 ई चार्ज हो जाएगा, और अगर इसे हम 2 प्रोटॉन्स कर देंगे तो +2 ई चार्ज हो जाएगा। सिमिलरली अगर 3 होंगे तो 3 आ जाएगा, यहाँ पर भी 3 आ जाएगा, और यहाँ पर भी, ठीक है, 3 आ जाएगा। मतलब इंटीग्रल मल्टीपल होना चाहिए। और n इंटीजर है, इंटीजर क्या हो सकता है, +-1 2 3 कुछ भी हो सकता है हमारे पास। और बेसिक यूनिट में हम फिर ई लेंगे, और नेगेटिव ई लोगे तो मतलब इलेक्ट्रॉन्स की बात कर रहे हो, नेगेटिव चार्ज आया है बॉडी पर। अगर आप पॉजिटिव ई की बात करोगे मतलब बॉडी के ऊपर पॉजिटिव चार्ज ऐड हुआ है, ठीक है, या फिर नेगेटिव चार्ज डिक्रीज़ हुआ है, इलेक्ट्रॉन्स की डेफिशिएंसी हुई है। तो ये होता है क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। ये अभी बेसिक व्यू है, क्वांटाइजेशन पर बहुत क्वेश्चंस करने होते हैं हमने। क्वांटाइजेशन को और डीपली इजीली समझेंगे हम। और एक जो मैंने आपको प्रॉमिस किया था कि आज की वीडियो में हम लास्ट में डिस्कस करेंगे कि जो कोई भी बॉडी है उसमें से इलेक्ट्रॉन ही क्यों हमेशा बाहर या अंदर जाता है, प्रोटॉन क्यों नहीं जाता, इसके बारे में हमने डिस्कस करना है। अब देखो बेसिक स्ट्रक्चर मैंने आपको पहले भी समझाया। ये कोई एटम है जिसमें प्रोटॉन्स हैं, वो न्यूक्लियस में एम्बेडेड होते हैं, ठीक है, और इलेक्ट्रॉन्स बाहर पड़े हैं। अब आप बताओ, जैसे कोई घर है हमारे पास, यहाँ पर एक पर्सन तो यहाँ पर खड़ा है, यहाँ पर एक पर्सन खड़ा है, और ऊपर एक रूम है, वहाँ से एक पर्सन देख रहा है, और एक नीचे रूम है या नीचे कोई वेरांडा है, वहाँ पर एक पर्सन खड़ा है। घर में ही है, दोनों का घर है मान लो। तो दोनों क्या है, एक ऊपर है एक नीचे है। ऊपर अपने रूम में है, नीचे हॉल में है, वेरांडा में है, कुछ भी मान लो, ठीक है, और दरवाज़ा बंद है। अगर कोई बाहर से आएगा और बेल बजाएगा, बेल बजाई उसने, और यहाँ पर कोई पर्सन है बाहर, तो सबसे पहले कौन आएगा दरवाज़ा खोलने के लिए, ऊपर वाला या नीचे वाला, नीचे वाला। ऊपर वाला यहाँ पर ऑब्वियसली आ सकता है, लेकिन प्रोटॉन्स के केसेस में वो एक ऐसे रूम में बंद होते हैं जहाँ से वो बाहर नहीं जा सकते, और दूसरे एटम के भी जो प्रोटॉन्स होंगे वो न्यूक्लियस में होंगे, वो बाहर से अंदर भी नहीं आ सकते हैं। तो प्रोटॉन्स को हम मूव नहीं करवा सकते, गेन और लॉस नहीं हो सकता प्रोटॉन्स का, सिर्फ किसका होगा, इलेक्ट्रॉन्स का, क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स क्या है, बाहर पड़े हैं, बाहर हैं, तो वो इजीली गेन और लॉस उनका किया जा सकता है, ठीक है। यहाँ तक आई होप कि आपको समझ आ गई है बात। इलेक्ट्रिक चार्जेस क्या होते हैं, फील्ड्स के बारे में हमने थोड़ा सा डिस्कस किया, बाकी हम इसी चैप्टर के नेक्स्ट पार्ट में डिस्कस करेंगे। उसके बाद हमने इलेक्ट्रिक चार्जिंग के बारे में पढ़ा है कि चार्ज कैसे आता है किसी बॉडी में, क्यों आता है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स का गेन और लॉस होता है बॉडी में। और इसके बाद हमने प्रॉपर्टीज़ ऑफ चार्ज को डिस्कस किया है, जिसे हम कल कंटिन्यू करेंगे क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज पे, और 2-3 और प्रॉपर्टीज़ हैं चार्ज की, उन्हें हम डिस्कस कर रहे होंगे कल की सेशन में। So till then, stay tuned. Thank you for watching the video.
एंड चैनल को सब्सक्राइब करो और लाइक करो और वीडियो को शेयर करना बिल्कुल मत भूलना। थैंक यू।